वापस आकर मुझे वो सुकून लौटा दो। मैं नहीं जानता वजह तुम्हारी नाराजगी की, कम से कम आकर वजह तो बता दो। मुझे मांग नहीं है माफी की, गर गुनहगार तुम्हारा हूं तो मेरी मौत की दुआ कर मुझे सजा ए मौत ही दिला दो। दिव्या एस। अंबर वही पीठ के बल लेट गया, दोनों हाथ चेहरे पर रखे वो खामोशी से वहां पड़ा रहा। उस ठंडे माहौल में गर्म आंसू कोरों से बहते हुए कंपटी को भिगो रहे थे। क्राइंग क्राइंग, आसमान से आज बर्फ की बारिश थमने को राजी नहीं थी। बर्फ की एक मोटी सतह अंबर पर बन चुकी थी, लेकिन अंबर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो जैसे किसी बात का कोई होश ही नहीं था। कोई कितना भी मजबूत बन ले, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब दिल कमजोर पड़ ही जाता है, और शायद ये वही पल था। धीरे धीरे मौसम बद से बदतर हो गया। बर्फ की बारिश एक बर्फीली तूफान में तब्दील हो गई। अगर अंबर जल्द से जल्द वहां से नहीं उठा तो उस पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम जाएगी जिसे पार कर उठना नामुमकिन हो जाएगा। पर शायद वो उठना ही नहीं चाहता था। दर्द ने इस कदर खुद में सींच दिया था कि खुद को भुलाए वो बेजान सा वहीं पड़ा रहा। फौजी साहब, वादा करिए कि आप हमेशा अपना ख्याल रखेंगे। वादा करिए फौजी साहब। आप जानते हैं ना आप हमारे लिए कितने खास हैं। अगर आपको कभी कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। वादा जाना। मैं हमेशा अपना ख्याल रखूंगा, पर तुम तो जानती हो ना मेरा फर्ज। हाँ, उसके अलावा हमेशा अपना ख्याल रखने का वादा करता हूँ। धरा से किया वादा याद आते ही अंबर ने अपनी आंखें खोली और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। कपड़े झाड़ते हुए उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आज तलक तुमसे किए हर वादे को शिद्दत से निभा रहा हूँ जाना। पर काश तुमने भी अपना वादा निभाया होता। उसने गहरी सांस फेफड़ों में कैद की और दौड़ते हुए आर्मी कैंट की ओर बढ़ गया। पदचिह्न। करीबन 8 बजे धरा पुलिस स्टेशन से घर आए। अपने डेली रूटीन के हिसाब से सबसे पहले चेंज कर उसने अपने और इलेक्स, घर बगल वाला है, के लिए खाना बनाया। इलेक्स धरा को अपनी बड़ी बहन मानता था। काम के वक्त धरा के लिए इलेक्स उसका असिस्टेंट और बाकी वक्त छोटे भाई की तरह ही था। दिन करते करते 9 बजे गए। कुछ देर लैपटॉप पर इस नए केस पर काम करके जब सर में हल्का दर्द होने लगा तो धरा आकर बेड पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। खालीपन को समेटे नजरें सीलिंग को ताक रही थी। अपनी बाह मोड़कर उसने आंखों पर रखा और सोने की कोशिश करने लगी, मगर हर रात की तरह आंखें बंद करते ही वो चेहरा आंखों के आगे घूमने लगा। धरा करवटें बदलने लगी, मगर आंखें मानो जिद पर अड़ी थी। तभी तो बंद आंखों में सिर्फ वो एक चेहरा नजर आ रहा था जिससे कभी उसे इश्क हुआ था। इश्क जिसमें उसने सब कुछ खोकर तन्हाई और दर्द पाया। इश्क जिसमें सब कुछ के साथ अपने अश्कों को भी खो दिया उसने। इश्क जिसने धरा को डरपोक मगर खुशमिजाज धरा से खामोश और पत्थर दिल धरा बना दिया। चिढ़कर धरा उठकर बैठ गई और पास पड़े तकिए को हाथों में मडोरते हुए गुस्से और बेबसी से बोली, चले क्यों नहीं जाते हमसे दूर, पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हमारा, नहीं करते हम आपसे इश्क, कोई नहीं है आप हमारे, फिर क्यों बार बार हमारी यादों में, हमारी आंखों में शामिल हो जाते हैं आप। तकिया फेंक उसने फिर से सोने की कोशिश की, मगर इस बार भी वही हुआ। अंततः धरा उठकर किचन में गई। उसने अपने लिए कॉफी बनाई और कमरे की बालकॉनी में आकर झूले पर बैठ गई। हर बार ऐसे ही तो अपने बेचैन दिल को शांत कराती थी वो। यूं तो ये बेचैनी उसके लिए आम सी बात थी। 7 सालों से इसी बेचैनी के साथ तो जी रही है, मगर कभी कभी हद से ज्यादा तड़प और बेचैनी महसूस होती थी, जैसे दिल सिकुड़ गया हो, जैसे दिल में मौजूद इश्क खतरे में हो। आज भी उसे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। उसने कॉफी खत्म किया और चांद को देखने लगी जो आसमान में हजारों तारों के बीच भी तन्हा था। आज उसे वो चांद अपना लग रहा था। वो भी तो तन्हा थी, हजारों की भीड़ में तन्हा।
दिल आज बड़ी बेंगी से धड़क रहा था। गोलियों के शोर की तरह उस दिल की धड़कनें शोर कर रही थी। ना चाहते हुए भी उसका दिल उससे सवाल करने लगा, सवाल जिनके जवाब उसके पास कभी थे ही नहीं, जिनके जवाब शायद उसे कभी मिले ही नहीं, या शायद उसने कभी जवाब मांगा ही नहीं। वो तो बस सच का सामना कर सब कुछ छोड़ आई थी, सच जिसने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। बिखर सी गई थी वो, जैसे तैसे खुद को समेट कर उस फरेब से भरी दुनिया और फरेबी लोगों की भीड़ से बाहर निकल आए पदचिह्न। दिल तरह तरह के सवाल कर रहा था, मगर जवाब उसके पास सिर्फ खामोशी थी। अपने ही सवालों से बचने के लिए वो चांद को एकटक ताकने लगी, जैसे उससे पूछ रही हो कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा, जैसे कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो मगर नाकाम रही। कैसे महसूस करती उस मासूम जान को जो दुनिया में आया भी तो कुछ ऐसे कि उसकी आंखें कभी खुली ही नहीं। 2 घंटे की दर्द भरी लड़ाई के बाद उस मासूम जान ने जन्म लिया था, मगर ना कभी उसकी आंखें खुली, ना उसके रोने का शोर गुंजा। अगर कुछ था तो सिर्फ सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरता डॉक्टर का वो शब्द, सॉरी हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, आपका बेटा मर चुका है। इन शब्दों ने उसकी रूह को निचोड़ कर रख दिया था। वो महज उसके लिए उसका बच्चा नहीं था, बल्कि उसके इश्क की निशानी थी। हाँ, उस इश्क से उसे नफरत सी हो गई थी। भले ही वो इश्क मुकम्मल ना हो सका, मगर उसकी निशानी उसके साथ थी। वो तो खुद को खत्म करना चाहती थी, मगर अपने पेट में पल रहे नन्हे अंश के बारे में जानकर उसने जीना चुना, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। मगर वो अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार थी। चारों तरफ से निराशा से भरी उसकी बेरंग जिंदगी में एक खुशी की किरण उभरी थी, जब उसे पता चला कि उसका इश्क उसके अंदर शक्ल ले रहा है, एक आकार ले रहा था। उसका इश्क जो उसके दिल से मरकर खत्म हो गया था, वो उसके पेट में सांस ले रहा है। मगर डॉक्टर के उन शब्दों ने तो जैसे उस खुशी की किरण को ताउम्र के अंधेरे में बदल दिया था। गुप्त अंधेरा पसर गया था उसके अंतर्मन में, और उस अंधेरे में अब अगर कुछ बच गया था तो वो था नफरत, सिर्फ नफरत, जिस पर सिर्फ एक नाम था, अंबर सिंह राणावत। एक दर्द की रेखा उभर आए उसके भावहीन कठोर चेहरे पर, लेकिन अगले ही पल वापस चेहरे पर खालीपन पसर गई। ठंडी हवा के थपेड़े उसे राहत देने के बजाय उसके अंदर जल रहे आग को और भड़का रहे थे, और वो आग हर पल उसे कतरा कतरा जला रहा था। तिल तिल मरना किसे कहते हैं ये उसने इन 7 सालों में महसूस किया। वहां का सन्नाटा मानो उस पर हंसकर उसका मजाक बना रहा हो। वो फीका सा मुस्कुराई, जैसे खुद पर, अपने हालात पर हंस रही थी, स्मक स्मक। क्या से क्या बना दिया आपने हमें फौजी साहब, अनजान थे आप, मगर फिर भी आपको अपना मानने को दिल किया, क्योंकि आपकी फरेबी नजरों में हमें सच्चाई दिखी, या शायद हमें सिर्फ वही देखा जो देखना चाहते थे। काश उस दिन उस पल आपसे हमारी मुलाकात ही ना होती, इससे बेहतर होता कि हम हमेशा उस पिंजरे में कैद रहते। सोचा था उस शादी से भाग रहे हैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए, मगर आपने तो हमें जीते जी ही मार दिया। काश पहले ही आपका फरेब समझ गए होते हम, तो शायद आज हम जिंदा होते, जिंदा लाश नहीं, क्राइंग। खुद पर हंसते हुए वो बोली। उसकी नजर एक ड्रावर पर पड़ी तो उसने उसे खोला। उसमें सबसे ऊपर ही एक छोटा सा पन्ना था, जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। ये वही पन्ना जिस पर पहली बार ट्रेंट में हुई मुलाकात में अंबर ने लिखा था कि वो धरा की जिम्मेदारी लेता है। उसे देख धरा फीका सा हंसी, जैसे कह रही हो, क्या खूब जिम्मेदारी निभाए आपने, रक्षा का वादा कर खुद हमारे हर दर्द की वजह बन गए। वो पन्ना एक बार फिर उसे खींचकर उस अतीत में ले गया जब अंबर से उसकी मुलाकात हुई थी, ट्रेंट में अनजानों की तरह। चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा।
धरा की उसकी बुआ माँ से कही गई बातें सुन अंबर ने अपने बैग से एक पॉकेट डायरी निकाला और उस पर कुछ लिखकर धरा की ओर बढ़ा दिया। धरा ने डायरी के उस पन्ने को देखा, उस पर लिखा था, बनारस जाने वाली ट्रेन है ये, और बेशक सब अनजान लोग हैं मगर तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ये अनजान फौजी लेता है। जब तक तुम्हें सैफली तुम्हारी बुआ माँ के पास नहीं पहुँचा दूंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। धरा ने पढ़कर अंबर की ओर देखा जो खिड़की के बाहर देख रहा था। धरा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बुआ माँ से बोली, बुआ माँ हम बनारस वाली ट्रेन में हैं और हमारे सामने एक फौजी साहब भी हैं तो आप हमारी चिंता मत करिए, आपकी डरपोक धरा बिल्कुल नहीं डरेगी। सुधा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटू, आप एक बार हमारी बात उस फौजी से करा दीजिए। हमारा भतीजा अंबर भी तो फौज में है, क्या पता वो फौजी अंबर का कोई दोस्त हो, ऐसा हुआ तो हम आपके लिए निश्चिंत हो जाएंगे। धरा, हाँ हम तो भूल ही गए थे कि अंबर जी भी फौज में है, आप रुकिए, हम बात करवाते हैं। धरा के मुंह से अपना नाम सुन अंबर हैरान हो गया। धरा ने फोन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बुआ माँ के भतीजे अंबर जी भी फौज में हैं, बुआ माँ आपसे बात करना चाहती हैं। धरा की बात सुन अंबर और ज्यादा हैरान हो गया। उसके दिमाग में क्लिक किया जब धरा ने सुधा जी से कहा था, आपकी डरपोक धरा। धरा नाम सुन कुछ समझ आते ही उसने फोन लेकर सुधा जी से कहा, प्रणाम ताई माँ, मैं अंबर। अब की बार हैरान होने की बारी धरा की थी। उसके सामने बैठा शख्स अंबर था, ये जानकर वो हैरान होने के साथ थोड़ा खुश भी थी। सुधा जी, अंबर, ये आप हैं बेटे। इसका मतलब धरा आपके साथ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें धरा के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमें यकीन है आप उनकी हिफाजत करेंगे। बेटा धरा बहुत मासूम बच्ची है, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। आप उनका ख्याल रखेंगे ना, आप उन्हें अपने साथ घर ले आइए। वो कभी अकेले घर से नहीं निकली हैं। बनारस भी बरसों बाद आ रही हैं, इसलिए उनका साथ मत छोड़िएगा। अंबर ने एक नजर धरा की देखा जो उसे ही देख रही थी और बोला, आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें सैफली घर ले आऊंगा एंड हाँ नहीं छोड़ूंगा आपकी धरा का साथ। एक काम करता हूँ, रुमाल से उसका हाथ अपने हाथ से बांध लेता हूँ, ये सही रहेगा ना ताई माँ। सुधा जी हंसते हुए बोली, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, आप अब तक मस्तीखोर हैं। हम आपका और धरा का इंतजार कर रहे हैं, ख्याल रखिएगा अपना। सुधा जी से बात कर अंबर ने फोन धरा को देते हुए कहा, तो मतलब तुम हो धरा, ताई माँ के भाई की बेटी, वही धरा जो बचपन में गोलू मोलू विथ दो चोटी थी, जिसे ढंग से आइसक्रीम खाना नहीं आता था और जो एक नंबर की डरपोक थी। उसकी बातें सुन धरा कातर नजरों से उसे घूर रही थी। गुस्से में उसकी कथई आंखें छोटी हो गई थी। हद से भी ज्यादा बुरे हैं आप अंबर जी, बचपन में भी हमें मोटू कहकर चिढ़ाते थे और अभी भी हमारा मजाक बना रहे हैं। अंबर, मैं तो बस याद कर रहा था मिस धरा, वैसे मोटू अब पतलू बन गई है। इतना बोल अंबर हंस पड़ा। धरा ने पहले उसे घूरा फिर खुद हल्का सा मुस्कुराई। धरा, आपको अब तक बचपन की बातें याद है? पर क्यों नहीं होगी याद, बचपन में साथ साथ बनारस का घाट घाट घूमे हैं हम। हर छुट्टियों में तुम आती थी और फिर जबरदस्ती मुझे खींचते हुए घाट घूमने ले जाती थी, मगर फिर तुमने आना क्यों बंद कर दिया? आई गेस लास्ट तुम 10 साल पहले आई थी, उसके बाद तो तुम कहीं गायब ही हो गई। मैं ताई माँ से पूछा करता था मगर वो कुछ कहती नहीं थी। सोचा नहीं था इतने साल बाद अचानक इस तरह से मिलोगी। धरा ने गहरी सांस ली और कहा, माँ की मौत के बाद बाबा ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमेशा से सौतेली माँ के बारे में सुना था। उसके बाद जिंदगी बदल गई। आप बनारस ना आने की बात कर रहे हैं। हमें हमारे ही घर में कैद रखा गया था। घर से बाहर अकेले निकलने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ पढ़ाई के लिए लड़ झगड़ कर जाते थे, उसमें भी बदले में सजा मिलती थी। बस अब पानी सर से ऊपर हो गया तो उस कैद को तोड़कर बाहर निकल गए ताकि पंख फैलाकर आजादी की उड़ान भर सके।
डरपोक धरा बहादुर बन गई। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा। धरा का मूड चेंज करने के लिए उसने बात बदला था। आप हमें डरपोक कहना बंद करिए अंबर जी, अब हम बड़े हो गए हैं और डरते भी नहीं हैं। धरा मुंह बिगड़ती हुई बोली, कन्फाउंडेड फेस, कन्फाउंडेड फेस। तो आप भी हमें अंबर जी कहना बंद करिए मोहतरमा, ऐसा लगता है जैसे मैं बूढ़ा हूँ। अंबर बिल्कुल उसकी तरह मुंह करते बोला, कन्फाउंडेड फेस, जिस पर धरा आंखें छोटी करते बोली, हाँ तो बूढ़े ना सही बड़े तो हैं ना आप, वो भी उंगलियों पर गिनते हुए, पूरे 5 साल। जी नहीं कहेंगे तो खुद बोलेंगे कि हम बदतमीज हैं। अंबर, 5 साल तो ऐसे गिना रही हो जैसे 50 साल है, तुम जी नहीं कहोगी, इट्स एन ऑर्डर। धरा, अपने ऑर्डर्स बॉर्डर पर चलाइएगा फौजी साहब, प्यार से कहेंगे तो मान भी लेंगे, ऑर्डर देंगे तो धरा रघुवंशी कभी नहीं मानने वाली। अंबर, ठीक है मेरी माँ, प्यार से बोल रहा हूँ, जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बचपन की तरह सिर्फ अंबर बोलो। धरा, पर तब तो हम दोस्त थे इसलिए आपको नाम से पुकारते थे। अंबर, हाँ तो वो बचपन वाली दोस्ती कब टूटी, मुझे तो नहीं याद। धरा, आपका मतलब हम अब भी दोस्त हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।